नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन की इस जंग में रूस के जो टैंक थे वो आसानी से पश्चिमी हथियारों का निशाना बन गए। खासकर की जो पश्चिमी एंटी आर्मर हथियार हैं उनकी चपेट में ये आसानी से आ गए। ऐसे में भारत ने भी अपनी सोच बिल्कुल बदल ली है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई ने अब 118 अर्जुन MK1 मेन बैटल टैंक्स पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि भारतीय सेना के द्वारा 7,523 करोड़ रुपए के ऑर्डर के तहत तैयार हो रहे हैं। और ये ऑर्डर 2021 में दिया गया था, लेकिन जिस हिसाब से परिस्थितियां बदली है, ऐसे में अब अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए कवायद काफी तेज हो गई है। दरअसल अर्जुन की जो प्रोडक्शन लाइन थी वो 10 साल के बाद शुरू हुई है। अब DRDO ने भारतीय सेना को कहा है कि वो 250 से अधिक अर्जुन टैंक मार्क 1A के बारे में विचार कर सकती है। ये बात दोस्तों इसलिए सामने आई है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है कि यूक्रेन के जंग में रशियन टैंक्स का फेल होना, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अतिरिक्त 250 अर्जुन मार्क 1A टैंक भारतीय सेना जो खरीदेगी, उन्हें फिर से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट भी किया जाएगा, जिसे कि लाइट टैंक प्रोग्राम के तहत DRDO LNT के साथ तैयार कर रहा है। एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है भारतीय सेना के द्वारा, क्योंकि DRDO खुद इस बात को कह रहा है। ऐसे में भारतीय सेना को इन 250 अतिरिक्त टैंकों की तरफ जाना चाहिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का जो टेस्ट है वो 2024 में होगा और 2030 से ये भारतीय वायुसेना में शामिल होने लगेगा। उन्होंने कहा कि HAL इस टाइमलाइन को तेजी से आगे बढ़ाएगा। हालांकि जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम तेजस MK1 और AMCA फाइटर जेट के बीच एक ब्रिज का काम करेगा, वो भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड के आधार पर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि तेजस मार्क 2 कहीं ना कहीं AMCA प्रोग्राम की टाइमलाइन को प्रभावित कर सकता है। हालांकि दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 की जो टाइमलाइन है वो किसी भी तरीके से AMCA प्रोग्राम की टाइमलाइन को प्रभावित नहीं करेगी, और ना ही तेजस मार्क 2 कार्यक्रम के पूरा हो जाने के बाद जो जरूरी विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे के जो निर्माण है उन पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इन दोनों ही प्रोग्राम के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक धन और अतिरिक्त मैन पावर की भी जरूरत होगी अगर तेजस मार्क 2 को AMCA प्रोग्राम के साथ साथ चलाना है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को 4.5 और 5th जनरेशन की जो फाइटर जेट प्रोग्राम है उन्हें एक साथ मिला देना चाहिए, वो भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म के आधार पर, जो कि AMCA होगा। जिस तरीके से साउथ कोरिया ने अपने KF-21 प्रोग्राम को अलग अलग ब्लॉक वेरिएंट में बदला है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर यह बात समझ में आ जाती है कि जो तेजस मार्क 2 है वो AMCA प्रोग्राम की टाइमलाइन को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन भारत को अब एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पर भी काम करना होगा जो 4.5 और 5th जनरेशन का कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, और वो है AMCA प्रोग्राम। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अपने सैनिकों की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए 36 सेट्स टैक्टिकल इंगेजमेंट सिमुलेटर के खरीदेगी, और हर सेट में करीबन 50 सैनिक ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय सेना 1000 मल्टीपर्पज थर्मल मोनोकुलर साइट्स को भी खरीदेगी, जो कि लेजर रेंज फाइंडर के साथ होंगे, और इन्हें फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत खरीदा जाएगा, जिनका इस्तेमाल काउंटर टेरर ऑपरेशन और कन्वेंशनल ऑपरेशन में किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना भी 200 यूनिट्स एनवायरमेंट कंट्रोल ऑपरेशन शेल्टर्स की खरीदेगी, जिन्हें की भारतीय वायुसेना की एयर डिफेंस यूनिट इस्तेमाल करेगी, वो भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, जहां पर इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया गया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम ने माउंटेन आर्टिलरी गन एक्सटेंडेड रेंज यानी कि MAGER को विकसित किया है। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो में भी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने 155 mm/52 कैलिबर की MAGER को प्रदर्शित किया था। आपको बता दें कि कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम के द्वारा बनाई गई 155 mm/52 कैलिबर की अल्ट्रा लाइट हाविजर को विकसित किया है, जिसे कि माउंटेड आर्टिलरी गन एक्सटेंडेड रेंज कहा जाता है, यानी कि MAGER। और ये जो MAGER है वो 155 mm 39 कैलिबर की अल्ट्रा लाइट हाविजर का उन्नत संस्करण है। कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने कहा कि माउंटेड आर्टिलरी गन एक्सटेंडेड रेंज, इसका वजन 8 टन से कम है और इसकी फायरिंग रेंज है 41 किलोमीटर, और इसे 3 डिग्री से -72 डिग्री के एलिवेशन पर ऑपरेट किया जा सकता है, और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा दोस्तों, इस MAGER का जो रेट ऑफ फायर है वो है 3 मिनट में 12 राउंड्स फायर करने का। इसके अलावा ये निरंतर दर से 60 मिनट में 42 राउंड फायर कर सकती है। साथ ही कंपनी ने बताया कि उसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जिसे कि पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इस MAGER का जो टेस्ट है यानी कि परीक्षण है वो भारतीय सेना कर रही है, और इसे जल्द ही सर्विस में शामिल किया जाएगा।
और यही नहीं, ये नाटो स्टैंडर्ड के और इन सर्विस जो एमुनिशन है उन्हें भी फायर कर सकती है। यही नहीं दोस्तों, इसमें ऑटोमेटिक एमुनेशन लोड असिस्टेड सिस्टम भी लगा हुआ है और सेल्फ प्रोपेल्ड मोड के लिए स्टेयर बाय वायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए GRSC और LNT के द्वारा बनाए जा रहे 4 सर्वे वेसल जो कि लार्ज हैं, उस प्रोजेक्ट के तहत तीसरा इशक आज लॉन्च कर दिया गया है। इस जहाज का नाम इशक इसलिए रखा गया है जिसका मतलब है गाइड। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 30 अक्टूबर 2018 को 2435 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनने वाले इन 4 SVL के लिए रक्षा मंत्रालय और गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग कोलकाता के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, ये जो सर्वे वेसल हैं, ये मौजूदा संध्या क्लास की जो जहाज हैं उनकी जगह लेंगे और इनमें नई जनरेशन के हाइड्रोग्राफी उपकरण लगे हैं जो कि ओशियोनोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करेंगे। ये सर्वे वेसल जहाज 110 मीटर लंबे हैं, 16 मीटर चौड़े हैं और इनका डिस्प्लेसमेंट है 3400 टन का और इसमें 231 पर्सनल्स आ सकते हैं और इसकी क्रूज स्पीड है 14 नॉट्स की और मैक्सिमम स्पीड है 18 नॉट्स की। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने एक बात का विश्लेषण किया है जिसमें उन्होंने पाया कि ये जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट होते हैं वो तब सबसे ज्यादा कमजोर हो जाते हैं जब उनका सामना एक बहुस्तरीय यानी कि मल्टी लेयर्ड और रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से होता है। विक्रम चौधरी जी ने बताया कि रूस यूक्रेन के युद्ध में शुरुआत में तो बड़ा हमें ये दिख रहा था कि ये जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैं ये जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन जब इनका सामना रशिया के AD सिस्टम से हुआ तब इनकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई और उसके बाद ये जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट थे इनकी क्षमता और इनका जो इम्पैक्ट था वो भी कम हो गया। इसीलिए इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं जो कि मल्टी लेयर्ड होते हैं वो काफी प्रभावी होते हैं इस तरीके के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के खिलाफ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, आपको मालूम चल चुका होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की पहुंच चुके हैं और ऐसे में खबरें सामने आई है कि पाकिस्तान को तीसरा कोवट युद्धपोत PNS खैबर सौंपा गया है और इस जहाज का निर्माण इस्तांबुल शिपयार्ड में हुआ है। PNS खैबर बेल्जियम क्लास का तीसरा जहाज है जो पाकिस्तान को मिला है। हालांकि भारत की नजर इस पर काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि एर्दोगन ने कहा कि चौथा बेल्जियम कॉर्वेट जहाज 2025 तक पाकिस्तानी नौसेना को सौंप दिया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने जुलाई 2018 में तुर्की की रक्षा कंपनी एसफेट के साथ आधा क्लास के 4 युद्धपोतों की खरीद के लिए डील साइन की थी। इस योजना के तहत जहां 2 कॉर्वेट जहाजों का निर्माण तुर्की में होना था तो वहीं 2 जहाजों का निर्माण पाकिस्तान में होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को जितने भी युद्धपोत मिलेंगे उन्हें रेकी सर्विलांस, अर्ली वार्निंग सिस्टम, पनडुब्बी रोधी तंत्र, जमीन से जमीन पर और जमीन से हवा तक हमला करने वाली मिसाइलों के साथ समुद्र में अलग अलग मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे युद्धपोत भी तैयार किए जाएंगे जो लंबे समय तक मिशन पर तैनात रह सकेंगे। दोस्तों, PNS बाबर और PNS खैबर 2 ऐसे जहाज हैं जो हर तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि इनके बारे में जानकारी ज्यादा सामने नहीं आई है, लेकिन इतना है कि ये युद्धपोत किसी भी पनडुब्बी से जहाज की रक्षा कर सकते हैं। PNS बाबर जो कि 325 फीट लंबा है और इसका वजन 2400 टन का है। दावा किया जा रहा है कि इसे रडार पर पकड़ना भी काफी मुश्किल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि तुर्की पाकिस्तान को कितना मजबूत बना रहा है नौसेना के मामले में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान ने तुर्की को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और ये गलियारा आपको मालूम है कि गुलाम कश्मीर से होकर गुजरता है और इस क्षेत्र में जो भी निर्माण है वो अवैध है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय सेना की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से POK को लेकर बार बार बातचीत की जा रही है। अब तुर्की अगर यहाँ पर आता है तो वो पहले तो यहाँ पर अपने लड़ाके भेजने शुरू करेगा, भारत के लिए एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन भारत के पास मौका है, पहले तो हमें अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, इसके साथ सेना को भी और मजबूत बनाना और उसके बाद एक साथ ही बिना चेतावनी दिए सीधा अंदर और अपना जो खोया हुआ हिस्सा है वो वापस अपने देश में मिलाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने बताया ना, तुर्की बहुत टेढ़ी चीज है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के रुख पर सवाल उठाने वालों को सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम को भारत के इस रवैये के साथ जीना होगा। विदेश मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि भारत भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद पश्चिमों के साथ काम करता रहा। आप समझ रहे हैं कि उन्होंने ये बात क्यों बोली? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दों पर, यानी कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर ये पश्चिमी देश कुछ नहीं बोले जब वहां पर तालिबानी जबरदस्ती सत्ता पर आ गए। प्लस पाकिस्तान भारत के खिलाफ इतनी सारी चीजें करता है, उसके लिए ये पश्चिमी देश नहीं बोलते और ये हमको बोल रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर आपने कुछ बोला नहीं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसे में इन पश्चिमी देशों को फिर से आड़े हाथ लिया। उन्होंने साफ कहा कि अब आपको इस रवैये के साथ हमारे जीना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं और ये जो हमारा रुख है वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक भी नहीं रहने वाला।
ये आपकी समस्या है, ना कि हमारी। दोस्तों, इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि चीन पर प्रधानमंत्री मोदी ने सख्ती नहीं दिखाई, ऐसे में उनको ये बात जाननी चाहिए कि प्रधानमंत्री अपने कामों में बिल्कुल क्लियर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आगे बताते हैं कि चीन के साथ सीमा पर भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है वो 1962 के युद्ध के हार के कारण है। हमने पहले सीमा के बुनियादी ढांचे का विकास नहीं किया, हम सुधारों को लागू करने में भी 15 साल की देरी कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उपग्रह प्रक्षेपण यान C-54 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसके पेलोड में महासागर मॉनिटरिंग उपग्रह और 8 नैनो सैटेलाइट शामिल है, जिन्हें निर्धारित समय में 2 घंटे के भीतर सूर्य की कक्षा में स्थापित किया गया। प्रक्षेपण के दौरान यान की सभी क्रियाएं बिल्कुल सही समय पर 4 चरणों में अलग अलग संपन्न हुई। उपग्रह यान के 117 किलोग्राम के पेलोड में महासागर मॉनिटर, समुद्री सतह मॉनिटर, KU बैंड, स्पेक्ट्रोमीटर और फ्रांस का पेलोड ऑर्गिस शामिल था। बता दें कि यह मिशन इसरो का साल का आखिरी मिशन है। अगली अपडेट भी इसरो को लेकर आ रही है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथन जी ने कहा कि इसरो अगले साल PSLV रॉकेट के साथ सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए अपने सैटेलाइट आदित्य L1 को लॉन्च करने वाला है। इसरो के अनुसार अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लॉन्ग रेंज बिंदु यानी कि L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। L1 बिंदु के चारों ओर एक सैटेलाइट को सूर्य को बिना किसी गुप्त ग्रहण या फिर ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। सोमनाथन जी ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी देश के नाविक समूह के लिए भी नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगी। साथ ही एस सोमनाथन जी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के जो नाविक समूह के 8 सैटेलाइट्स हैं, उनमें से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए इसरो 4 और नाविक सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा और ये 2023 में अंतरिक्ष में जाएगा। इसके अलावा SSLV को भी लॉन्च किया जाना है। दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।